हेलो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर है जो सेट के नाम से है। ठीक है, तो हम लोग उनके एक्सरसाइज 1.1 को सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और तो चीज़ें ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका सेट। तो सेट क्या होता है? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका वेल डिफाइन कलेक्शन, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास हैं उनको अगर हम अच्छी तरीके से डिफाइन करते हुए एक निश्चित प्रॉपर्टी के आधार पर उसको हम कलेक्शन बना देते हैं तो इसे हम कहते हैं कि वो सेट कहलाता है। ठीक है, और उनको हम सेट नहीं कह पाते हैं जिनका हम लोग कलेक्शन तो करते हैं लेकिन डिफाइन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेना चाहें तो हम कहते हैं कि अगर इसको जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 50 तक, मतलब 1 से लेकर के 50 तक जितने भी नंबर हैं उनके बीच में इवन नंबर का कलेक्शन या फिर ऑड नंबर का कलेक्शन। तो आप उसमें देख सकते हो कि इवन नंबर बोला जाए या फिर ऑड नंबर बोला जाए, इवन नंबर भी फिक्स होगा और ऑड नंबर भी फिक्स होगा, और सारी की उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी फिक्स है, इवन और ऑड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेना चाहो तो हम कह रहे हैं कि आपके पास नंबर है 1 to 50, मतलब 1 से लेकर के 50 तक का नंबर है। तो अगर हम लिखना चाहें कुछ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हुए आप 50 तक चले जाओगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इवन नंबर का कलेक्शन बनाना है। तो इवन नंबर का कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते हुए आप 50 तक चले जाओगे। तो ये जो आपका कलेक्शन बना हुआ है, ये जो एक तरीके से हम इसको सेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं और वो कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो इवन नंबर हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कॉमन प्रॉपर्टी रखते हुए भी ये क्या है, एक डेफिनेट नंबर में है, मतलब क्या इनकी संख्या जो है फिक्स है। तो इसलिए हम कहें कि ये एक सेट है। ठीक है, अगर ऑड नंबर को भी पकड़ोगे आप तो ऑड नंबर में भी ये चीज़ें मिलेगी, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डॉट डॉट 49 तक। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि ये भी एक तरीके से आपका सेट है। क्यों? क्योंकि इनमें भी आप देख सकते हो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑड है और इनकी भी नंबर क्या है, फिक्स है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि कौन है जिसको हम लोग सेट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम किसको कहेंगे कि वो सेट नहीं है और किसको कहेंगे कि सेट है। तो आप समझ सकते हैं कि सेट उसको कहते हैं कि जिनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हो और वो फिक्स होनी चाहिए, मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी उनकी एक तरीके से फिक्स होना ही चाहिए। ठीक है, और उनका नंबर भी एक तरीके से डेफिनेट होगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक सेट है। लेकिन अगर हम कहें कि वो सेट नहीं है, ठीक है, तो सेट ना होने की कंडीशन क्या होगी कि पहली चीज़ हो कि उनकी प्रॉपर्टी फिक्स ना हो। अगर बाय द प्रॉपर्टी फिक्स है तो उनका नंबर फिक्स ना हो तो हम कहेंगे कि वो सेट नहीं है। ठीक है, उसको सिंपल लैंग्वेज में बस इतना कह दिया जाए कि जिनके पास एक निश्चित क्राइटेरिया ना हो। अगर निश्चित क्राइटेरिया है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट होगा, अगर क्राइटेरिया निश्चित नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह लें कि किसी अगर मान लीजिए फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में अगर आपके पास जितने एनिमल्स हैं उसमें से हम कह लें कि सबसे डेंजरस एनिमल, ठीक है, तो मतलब अब डेंजरस को डिफाइन करने के लिए निश्चित क्राइटेरिया है ना। एज एग्जांपल के तौर पे हम लायन को ले लें तो हम मानेंगे कि वो एक डेंजरस है। ठीक है, आज के दौर में क्या है कि एक लायन को भी पेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो डेंजरस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी नेचर क्या है कि वो डेंजरस है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ कि एज ए मान लो कि डॉग है, वो पेट के रूप में है, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है कि वो थोड़ी बहुत आप उसको पेन करो, चोट दो तो वो क्या कर सकता है, तो किसी को बाइट कर सकता है। मतलब क्या है कि एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि वो सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित क्राइटेरिया जिसके पास नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो सेट नहीं है। ठीक है, और अगर जिसके पास निश्चित क्राइटेरिया होती है तो उसे हम कहते हैं कि सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आगे होगी। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं और इनके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, मतलब ये कह रहा है कि एक ईयर के
एक ईयर का उन सारे मंथ का कलेक्शन बनाना है जो आपके लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आपके पास टोटल 1 ईयर में 12 मंथ है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके टोटल 12 मंथ हो गए। इसमें से ये कह रहा है कि आप उनको आप मतलब इसमें पहले तो ये बोला है कि नहीं, इसको जस्टिफाई करना है, केवल आपको ये बताना है कि वो सेट है कि नहीं है। लेकिन हम लोग दोनों लेकर चलते हुए होंगे कि सेट भी बताएंगे और किस तरीके से वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि अगर एक ईयर में जितने भी मंथ हैं उनमें से हमको उसका कलेक्शन बनाना है जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि एक ईयर में आपके टोटल 12 मंथ होते हैं, जिनमें से जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी और जून, जुलाई, ये तीनों मंथ जो हैं आपके जे से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज़ ये है कि इनकी क्राइटेरिया भी फिक्स है कि इनकी क्राइटेरिया ये है कि ये जे से स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरी चीज़, इनका नंबर भी फिक्स है कि टोटल 12 मंथ में से 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब ये कहेंगे कि जो इस फर्स्ट हैं वो एक तरीके से सेट हैं, ठीक है। तो क्यों सेट है, तो आप देख सकते हो कि पहली चीज जो बोला कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब जैसे तो स्टार्ट हो ही रहे हैं, और दूसरी चीज इनका नंबर फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका भी देखा जाए तो इनमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इनका क्राइटेरिया तो बोल रखा है कि नहीं, ठीक है भाई, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स चाहिए, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स चाहिए, ठीक है। अब इनमें ये भी नहीं बोला है कि ये किस चीज़ के राइटर चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर के या हिंदी के चाहिए, ठीक है। तो इनकी क्राइटेरिया पहले फिक्स नहीं हुई, और दूसरी चीज़ कि ये भी इनके पास ये फिक्स नहीं हो पा रही है कि टैलेंटेड हम किस आधार पे इनको, हम किस बेसिस पे टैलेंटेड बोलेंगे, क्योंकि राइटर हो सकता है कि राइटर के पास जो थिंकिंग होती है वो इसके अनुसार लिखता है, ठीक है। तो अब इनके लिए हमारे पास क्या है कि इनके राइटर को टैलेंट होने के लिए हमारे पास कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसके बेसिस पर कहेंगे कि वो राइटर टैलेंट है, ठीक है। तो अर्थात यह है कि जब हमारे पास एक क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं हो पाई तो हम कहेंगे कि ये एक सेट नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अब सेट नहीं है विकास, क्योंकि वी कैन नॉट डिफाइन हाउ अ राइटर बी टैलेंटेड, मतलब कि टैलेंटेड कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी राइटर को टैलेंट होने के लिए फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस जो सेकंड का है वो आंसर होगा कि वो ये सेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो क्रिकेट बैट्समैन हैं, ठीक है, वर्ल्ड के, ठीक है, उनके 11 का हमको टीम बनाना, ठीक है। और वो भी कैसा होना चाहिए, बैट्स क्रिकेट बैट्समैन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला है कि बैट्स होना चाहिए। अब बैट्स हम लोग किसके आधार पर कहेंगे, ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट किसके आधार पर है, तो इसके भी क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगी। जब इनके पास भी हमारे, चूँकि हम लोग किसी भी बैट्समैन को हम किसके बेसिस पर कहेंगे कि वो एकदम बेस्ट हैं, ठीक है। बेस्ट होने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया ही डिफाइन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो बैट्समैन बेस्ट हैं, ठीक है। अगर बेस्ट होता, ठीक है, तो उसकी एक निश्चित क्राइटेरिया होती, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जब निश्चित क्राइटेरिया ही नहीं है तो ये भी एक क्या होगा, सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट, ठीक है। इसके बाद आता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मतलब क्या है कि आपके ये जो आपका क्लास है, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं इनमें 2 लोग आते हैं, एक तो बॉयज़ एक गर्ल्स, ठीक है। तो पहली चीज़ की बॉयज़ मिल गया, तो इनकी तो एक क्राइटेरिया होगा कि नहीं है, मतलब कि ये बॉयज़ की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि बॉयज़, ठीक है। तो एक तो क्राइटेरिया इनकी फिक्स हो गई, और दूसरी चीज़ कि क्लास कोई भी हो,
उनका तो नंबर फिक्स रहने वाला है स्टूडेंट का। चाहे अगर मान लीजिए आपकी क्लास की बात की जाए तो 11th है, अगर 11th में मान लीजिए कि आपके पास आपकी क्लास में हो सकता है कि 10 बच्चे हो, 10,000 बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन एक निश्चित नंबर में ही होंगे। तो पहली चीज़ ये हुई कि यहाँ पर इनकी क्राइटेरिया भी फिक्स हो गई कि नहीं बॉयज़ की ही बात हो रही है, स्टूडेंट तो है लेकिन इसमें बॉयज़ की बात हो रही है, और उसमें भी इनका नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है। इस अर्थात जब नंबर भी फिक्स हो गया और क्राइटेरिया भी फिक्स हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक सेट होगा। ठीक है। इसके बाद अगला आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। इसमें क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, पहली चीज इनकी क्राइटेरिया फिक्स हो गई कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। दूसरी चीज कि इनका नंबर भी फिक्स कर दिया कि ये क्या है, लेस देन 100, मतलब 100 से कम ही होने चाहिए। तो पहली चीज कि इनका नंबर फिक्स हो गया कि भाई 100 से अधिक हम जा ही नहीं सकते, और दूसरी चीज कि इनका क्राइटेरिया बोल रखा है कि नहीं नेचुरल नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये भी एक तरीके से आपको क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब अब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई हैं अगर उनका कलेक्शन बनाया जाए तो मतलब डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि पहली चीज़ ये है कि इनकी क्राइटेरिया ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें से नॉवेल की बात की गई। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इनका नंबर भी देखा जाए तो एक तरीके से इनका नंबर फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो एक डिफिनिट नंबर में ही लिखे होंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट तो है नहीं। जब इनफाइनाइट नहीं है तो ऑलरेडी वो बनाएंगे, तो जितना भी बनाएंगे, चाहे 10 बनाए, 50 बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, चाहे जितना भी बनाए, इनका नंबर भी फिक्स हो जाएगा। तो इनकी दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। मतलब एक तो पहली चीज़ ये फिक्स भी है और दूसरा इनकी क्राइटेरिया फिक्स है कि ये नोबेल की ही बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी एक सेट है। ठीक है। इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इवन इंटीजर। ठीक है। इनकी क्राइटेरिया फिक्स हो गई और ये मतलब इवन इंटीजर की बात कर रहा है। जब ये सभी इवन इंटीजर की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी क्राइटेरिया फिक्स हो गई। ठीक है। और इंटीजर जितने भी होंगे, ठीक है, एक तरीके से डिफाइन ही होंगे। और जब डिफाइन होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी सेट का होगा। ठीक है। इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मतलब ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में, ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन। ठीक है। तो अगर आपका अगर मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी तो डिफाइन होंगे। चाहे आप अपने बुक के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल उसको देख सकते हैं कि उसमें हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितना भी क्वेश्चन होगा तो वो डेफिनेट ही होगा। अगर ये डेफिनेट होगा तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि आपको इसमें ध्यान देना है बस दो चीज़ें, क्राइटेरिया, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही कि उनकी एक डेफिनेट क्राइटेरिया होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि उनका नंबर फिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो वो एक पूरा का पूरा आपका सेट डिफाइन होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो सेट डिफाइन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ कलेक्शन ऑफ द डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कह रहा है कि संसार के जितने भी डेंजरस एनिमल हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन होगा। तो क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि डेंजरस की तो बात की, लेकिन डेंजरस हम किसके बेसिस पर मानेंगे कि वो एनिमल डेंजरस है और डेंजरस नहीं है। तो पहली चीज़ इनकी क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं हो पा रही है कि हम किसी भी एनिमल को किसके बेसिस पर कहेंगे कि वो डेंजरस है। ठीक है। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया एग्जांपल के तौर पे कि अगर नॉर्मली बिहेवियर के बेसिस पर देखा जाए तो डेंजरस के रूप में जो लायन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज के सेशन में, मतलब आज के दौर में भी जो लायन है उसको पेट बनाया जाता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि सबसे पेट जो होता है वो डॉग होता है, लेकिन आज जब कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग भी किसी भी ह्यूमन को बाइट कर देता है। ठीक है। तो जब वो बाइट कर रहा है तो एक तरीके से डेंजरस फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पेट है वो भी डेंजरस हो जा रहा है और जो डेंजरस वो भी पेट हो जा रहा है। मतलब हम किसी एक निश्चित बेसिस पर हम कह ही नहीं सकते हैं कि वो किसके बेसिस पे वो डेंजरस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसकी क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नॉट अ सेट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें कह रहा है कि इंसर्ट सिंबल, जो ये सिंबल बना रखा है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको सिंबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इस पर देखते हैं। तो ये सिंबल आपको बनाया गया है इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है कि इज एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ। और यहाँ पर नॉट एलिमेंट ऑफ, और दूसरा ये पढ़ा जाता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास b इक्वल टू ऐसा है कि 3, 5, 8, 9, 10 जो भी हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक दूसरा सेट फॉर्मेशन कर रहा है कि मान लीजिए कि c बराबर कह रहा है कि c इक्वल टू 3, 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट b में है, ये सारे के सारे एलिमेंट है और ये भी सारे के सारे एलिमेंट है, तो ये कह रहे हैं कि जो c है, c के 3 और 5 है, वो b के 3 और 5 में है। अर्थात ये है कि हम कह सकते हैं कि c इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 3 जो है इज एलिमेंट ऑफ b है और 3 जो है इज एलिमेंट ऑफ c है। तो ये सिंबल होता है इसी चीज़ का कि ये दिखाता है कि वो उसमें उपस्थित है। और अगर हम ये लिख दें कि 5, तो ये भी 5 क्या है, इसी में है, तो हम लिखेंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ सी, और 5 इसमें भी है तो लिखेंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 जो है बी में है, तो हम लिखेंगे कि 8 इज एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर सी में है, सी में 8 है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। तो ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। तो ये सिंबल का मतलब यही होता है कि उसमें चेक करना होता है कि कौन उसमें है और कौन उसमें नहीं है। अगर होगा तो हम लिखते हैं कि इज एलिमेंट ऑफ, और अगर नहीं होगा तो लिखते हैं कि इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। उसको दूसरे वर्ड में बोला जाता है कि इज बिलोंग्स टू, और दूसरा बोला जाता है जो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि एक इतने सारे मतलब इस एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कह रहा है कि इसमें सिंबल भरना है इज एलिमेंट ऑफ का और इज नॉट एलिमेंट ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ये 5 और इसके बीच में स्पेस दिया हुआ है, ये 5 है और 5 और इसके बीच में स्पेस दिया हुआ और ए है। तो इसमें चेक करना है कि 5 इसमें है कि नहीं। अगर 5 इसमें अवेलेबल है तो हम लिखेंगे कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 8, अब इसके बीच में क्या है, जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, बीच में स्पेस है और ये ए है, तो यहाँ पर चेक करना है कि 8 इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 इसमें कहीं नहीं है, तो हम इसको इसमें ये भरेंगे कि 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 0 और ये बीच में स्पेस है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसमें अभी ए में भी 0 भी नहीं है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 4 दिया है 4 और बीच में स्पेस दिया हुआ है ए, ठीक है। तो यहाँ भी चेक करेंगे क्या 4 इसमें है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें 4 अवेलेबल है, तो मतलब क्या है कि इज एलिमेंट ऑफ ए है, तो हम लिखेंगे कि इज एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 को भी चेक कर सकते हो कि क्या 2 इसमें है कि नहीं। तो 2 इसमें अवेलेबल है, तो फिर लिखेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए या फिर बिलोंग्स टू ए। और 10 यहाँ पर दिया हुआ है 10, ठीक है, और बीच में स्पेस है, तो 10 इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें दिख रहा है कि 10 नहीं है, मतलब 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, हालांकि पिछले क्लास में हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है, कि सेट आपके दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 फॉर्म में होता है, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 फॉर्म में है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म,
ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में होता है इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या है कि उसको एज उनके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कामा दे करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि सेट ए, इस जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें लिखा है कि ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये नंबर लिखे हुए हैं और सब एलिमेंटों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सभी एलिमेंट को लिखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उनके एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जितना भी दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है -3 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि x सच दैट x, मतलब क्या है कि एक हम सेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनमें x की वैल्यू क्या है जो -3 से लेकर के 7 तक वैरी कर रही है, मतलब ये है कि -3 से हम 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी दे रखा है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको डिफाइन कर दे रखा है, तो ये हमारा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो होता है इस तरीके से लिखते हैं तो वो होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमको यहाँ भी वही काम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ए इक्वल टू, ठीक है, अब करली ब्रैकेट में अब रोस्टर फॉर्म का ये मतलब ये होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि राइट ऑल एलिमेंट्स, राइट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है वनली कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब क्या है कि कॉमन गुण को ही लिखा जाता है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और सभी एलिमेंटों को लिख दिया जाता है तो वो रोस्टर फॉर्म है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिया है, एक पहला क्वेश्चन है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x है वो -3 से ग्रेटर हैं और 7 से लेस हैं। तो -3 से ग्रेटर मतलब -3 से बड़ा कौन आता है, तो -2 -1 0 और 7 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग आगे बढ़े तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x जो है -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, तब जाकर के इतना होगा। अगर यही बोल देता कि नहीं x जो है -3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन या तो 7 से छोटा या फिर 7 के इक्वल होना चाहिए, अगर ये सिंबल बना देता इक्वल का तो हम लोग यहाँ लिखते क्या 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है नहीं इसलिए 7 नहीं लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर बोल देता कि नहीं यहाँ भी इक्वल है तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि जब इक्वल बोलेगा मतलब उसको भी लेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में यही था कि ये जो है इक्वल नहीं था बल्कि x की वैल्यू जो -3 से 7 के बीच में थी, इसलिए हम लोग 7 और -3 को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये कह रहा है कि x जो आप उसको लिखेंगे जो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन आते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू करली ब्रैकेट में अब 6 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो है लेस देन 6 होना चाहिए तो हम 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कह रहा है कि c इक्वल टू करली ब्रैकेट में x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ये कह रहा है कि हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उनका समेसन 8 आना चाहिए और वो भी जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेट का कैसे फॉर्मेशन करेंगे तो ध्यान देंगे, अगर c इक्वल टू अब करली ब्रैकेट में उन सारे एलिमेंटों को लिखना होगा, ठीक है। अब आपके पास पता है कि 2 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर 53 है, ठीक है, तो ये 8 होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ, तो इसमें एक चीज़ हमको दिख रही है कि दोनों का समेसन 8 होना चाहिए। अगर दोनों का समेसन 8 है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता है
कि जो हो 8 से बड़ा हो। अगर 8 से मान लो कि यहाँ पर 9 लिख दें तो समेसन कुछ भी करोगे तब भी ये ग्रेटर देन 8 आएगा, मतलब 8 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो 9 हो या फिर 9 से बड़ा हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, बस उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो या तो 8 हो मतलब 8 हो या फिर 8 से छोटा हो और समेशन करने पर 8 के बराबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर इसको देखें तो ये 5 भी छोटा है और 3 भी छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 5 + 3 = कितना हो जाएगा 8, जो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे सिंपल वेस्ट, ठीक है, आपके पास पता है कि जो भी है वो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमको क्या करना है कि ऐड करने के बाद 8 आना चाहिए। तो पता है कि आप +7 करोगे तो क्या हो जाएगा 8, मतलब ये जो नंबर होगा 17 हो जाएगा। इसमें कितना ऐड करो तो 8 आएगा, तो +6 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर इसमें कितना ऐड करोगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 8, मतलब क्या हुआ कि 35 हो जाएगा। अब इसमें कितना ऐड करोगे 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, मतलब ये हुआ कि 44 हो जाएगा। इसके मतलब कितना 3 ऐड करोगे तो मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और इसके बाद कितना ऐड करोगे 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब भी 8 आ रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 62। और इसमें कितना ऐड करोगे 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा 71। और इसमें कितना ऐड करोगे 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, तभी हमारा क्या बन रहा है 80 बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके नंबर बनेंगे। तो यही कह रहा है कि इनका ही हमको सेट का फॉर्मेशन करना था। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि कोई ऐसा दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता है जो समेसन 2 डिजिट का भी हो और 8 है। जैसे मान लो कि आपके दिमाग में अगर ये आ सकता है कि जैसे यहाँ पर देखो ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, ठीक है, और ये तो मान लो कि अपोजिट करेंगे तभी उतना ही आएगा। तो इसका भी अगर अपोजिट लिखें तो आप कहो कि नहीं हम अपोजिट लिखेंगे तो 0 और 8 हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जब 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, बल्कि ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये इसका आंसर जो होगा वो C = इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद कह रहा है कि x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिविजर ऑफ 60 होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना जानते होंगे, तो सबसे बेस्ट वे वही है 60 को निकालने के लिए, ठीक है। तो d = हमको करली ब्रैकेट में इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग कि 60 का फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 15 और ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 1। तो आप ध्यान दे लेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए विच इज डिविजर ऑफ 60, मतलब 60 का डिविजर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर में आप देख सकते हो कि 2 है, 3 है और 5 है, इनके सिवाय और कोई नहीं। अगर मान लो कि डिविजर तो बहुत सारे मिलेंगे, जैसे मान लो 15 हुआ तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, 12 हुआ वो डिवाइड करेगा इसको लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो केवल बोल रहा है कि नहीं आपको प्राइम नंबर ही चाहिए, तो प्राइम नंबर में कौन मिल रहा है 2 3 और 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। और इस चीज़ ध्यान रखेंगे कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है सेट की कि किसी भी सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहो कि नहीं यहाँ पर 1 to 2 है तो इसको छोड़ कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि सेट में कभी भी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम रिपीट करके नहीं लिख सकते। एक बार लिखेंगे वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन, मतलब सारी की सारी डाटा को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, केवल जितना बोला है उतना करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला ये कह रहा है कि E = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, मतलब सभी लेटर का सेट बनाना है इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके लेटर हैं, ठीक है, उनका सेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो ध्यान दे लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या E =
करली ब्रैकेट में, ठीक है। अब इनमें क्या करना है कि इनका सेट का फॉर्मेशन करना है। तो अभी हमने एक चीज़ बताया कि सेट कभी भी बनाते हैं तो उनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो रिपीटेशन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक एक करके लिखेंगे। पहला तो टी है तो टी हो जाएगा, फिर कामा। दूसरा आर है तो आर हो जाएगा, फिर आई है तो आई, फिर जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ओ हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम लोग फिर दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम, फिर ई, उसके बाद फिर से टी आया हुआ है तो टी यहाँ लिख चुके हैं पहले, तो फिर नहीं लिखेंगे। आर भी आया हुआ है तो आर भी आया था इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर वाई बचा है तो केवल वाई लिख देंगे, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि कोई भी लेटर दे दे, कुछ भी दे दे, उसमें जितने भी अवयव होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, फिर से वही क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। बेटर जो दिया हुआ है इनका हमको सेट का फॉर्मेशन करना है, इनके लेटर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दिया है कि एफ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ये हो जाएगा बी, फिर ई, इसके बाद टी, और फिर से टी डबल है तो फिर सिंगल लिखेंगे केवल। ई भी इस पहले लिख चुके हैं तो इसको भी नहीं लिखेंगे, और फिर आर है तो आर लिख लो, ठीक है। तो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने तीसरे वाले में देखा कि जैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन होता था तो सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था और एक रोस्टर फॉर्म में था। तो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म को देख लिया था, अब सेट बिल्डर फॉर्म को देखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसकी सारे के सारे एलिमेंट को ही लिखना होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उन जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टी को लिखी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये लिख रहे हैं कि एक सेट हमने बना रखा है कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे कि लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे, ये तो लिखना अनिवार्य है आपको, ठीक है। और यहाँ बताएंगे कि एक्स क्या है, तो एक्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक वॉवेल्स, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल हुए हैं, ठीक है। तो वही आपको लिखना होगा कि एक्स सच एज एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी सबको सब हम लोग को करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि इनके कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसका फोर्थ का फर्स्ट है कि दे रखा है कि 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू है करली ब्रैकेट में 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि 3, 6, 9, 12 मतलब क्या, ये 3 से सब के सब नंबर कट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 3 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल है तो उस रूप में भी बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये 3 का मल्टीपल के हैं सब के सब नंबर, ठीक है। जैसे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 × 1 तब भी 3 आएगा। इसको लिख सकते हैं 3 × 2 का मतलब भी 6 आएगा, और इसका मतलब 3 × 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो रहा है, और ये कितना है 3 × 4 का मतलब कितना 12 हो रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि 3 तो सब में आ रहा है, और उसके साथ जो है एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रही है और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4। मतलब एक तरीके से क्या है कि ये नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स, और एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, अगर ये नेचुरल नंबर है इसको हम मान लें कि अगर ये अगला होता तो ये 3 × 5 होता, उसका अगला होता तो 3 × 6 होता। मतलब क्या है कि डॉट, अगर ये जो चीज़ें हैं
वो नेचुरल नंबर एन तक जा सकती है। तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो लास्ट जो होगा वो 3n होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 3n। ठीक है, मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, वो 3n है। ठीक है, अब वो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगी, तो अभी लिख सकते हैं वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक जा रही है ना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो n है वो या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, या फिर छोटा है, या फिर बड़ा बराबर है 4 के। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n और वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ साथ, ठीक है, एंड जो n की वैल्यू है, n है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 2, 4, 8, 16, 12। इसमें आप इसमें थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ये 2, 4, 8, 16 यहाँ पर 32 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 32 होगा तो तब जाकर के ये बनेगा सिस्टम। तो इसको आप देख सकते हो कि अगर ये है कि 2, 4, 8, 16 और 32, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनमें भी कुछ कॉमन है। जैसे देखो यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 8, 2 इंटू 16, कुछ ऐसा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, क्योंकि 8 होता है, और 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। इनसे बेटर लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बना होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, और x इज इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि ये भी n तक जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। वेयर n क्या है, n फिर से नेचुरल नंबर है, तो फिर से वही लिखना होगा हम लोगों को कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के होने के बावजूद भी कहाँ तक इसकी लिमिट है, तो 1 से लेकर के 5 तक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो n है वो कहाँ से है, 1 से लेकर के 5 तक। ये हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इन चीज़ को आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये है 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। जैसे देखो 5, ये सब 5 का मल्टीपल है, तो 5 का स्क्वायर, और जैसे फिर से वही सिस्टम मिल रहा है, 5 के पावर 1 का मतलब कि 5 का स्क्वायर का मतलब 25, और 5 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 125, और 5 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना। जैसे मान लो कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचे 25, बचे 125। ठीक है, और ये अगर मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, मतलब क्या है कि ये 625 के इक्वल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फिर से लॉजिक बैठ रहा है, तो मतलब फिर से वही सिस्टम हमारे पास आ जाएगी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो सेट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, ये नेचुरल नंबर फिर से पकड़ रहा है, और फिर वही सिस्टम है वेयर n इज अ
नेचुरल नंबर और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एन की वैल्यू जा रहा है 1 से लेकर के 4 तक। मतलब क्या है कि जो एन है वो 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगला है 2 4 6 फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 4 6 डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अब ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिट तो नहीं है, लेकिन फिर से इसकी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि हम लोग को एक चीज़ मिल रही है कि ये तो जितने भी दिख रहे हैं वो सब के सब जो हैं इवन नंबर है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये तो इवन नंबर दिख रहा है ना, मतलब ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n। ठीक है, अब n क्या है तो इवन नंबर है। या फिर दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे देखो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगला कहीं ना कहीं 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 6 होगा। तो मतलब फिर से वही सिस्टम दिख रही है कि 2 तो फिक्स हो रहा है सब में और 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2n। ठीक है, और जब 2n लिख दिए तो फिर से n हमारा वही कंडीशन बन गया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो n जो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब कहाँ तक होगा तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम जैसे उसमें लिमिट दे रहे थे, जैसे n बिलोंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें लिमिट ही नहीं देना है क्योंकि उसमें लिमिट इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये लिमिट तो होना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अगला है ये 1 4 9 डॉट 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 100। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो कि इसका दिया हुआ है 1 4 9 डॉट 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 100। ठीक है, तो इसको लॉजिकली देख सकते हो कि इसमें क्या है, ये पूर्ण स्क्वायर नंबर दे रहा है। तो मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं अगला 4 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट नंबर मिल रहा है स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो फिर से वही सिस्टम हमारे पास है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x दैट x इज इक्वल टू, ये नीचे वाला नंबर अब चेंज हो रहा है, ऊपर वाला फिक्स है तो नीचे नंबर को n कर दो, ऊपर नंबर को आप लोग 2 कर लो। ठीक है, फिर से वही सिस्टम लिख दो क्या कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो n जो जा रहा है वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4th नंबर का सॉल्यूशन था। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या दे रखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स, मतलब जितने भी सेट दिए हुए हैं उनको लिस्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दे लेंगे, दिया है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखा है कि एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब ऑड नेचुरल नंबर बोला है तो ऑड को ही पकड़ेंगे। अब ये जो दे रखा है ये जो है सीट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे सिंपल है इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, अब ये रोस्टर फॉर्म में लेकर जाना है तो ऑड नंबर बोला है और नेचुरल नंबर को बोला है, तो ऑड नंबर का होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आता है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन जो है इंटीजर है जो -1/2 से लेकर के 9/2 तक का है। 1/2 -1/2 का मतलब आप चेक कर सकते हो, -1/2 का मतलब ये हुआ कि पॉइंट का 5, ये भी माइनस के साथ। ठीक है, और ये मैक्सिमम इसकी लिमिट है 9/2 का मतलब कितना 4.5। अब इसमें बोल रखा है कि x की वैल्यू जो है -0.5 इससे बड़ा होना चाहिए और इसके 9/2 का मतलब क्या 4.5 से छोटा होना चाहिए, और वो भी क्या बोल रखा है इसमें इंटीजर चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या, एक तरीके से नॉन पॉइंट वाली वैल्यू। ठीक है, जैसे 0.5 से ग्रेटर में जाएंगे तो 0, उससे आगे जाएंगे तो 1, और कहाँ तक जाना है
लेस देन 9/2 मतलब 4.5 से छोटा मतलब 4 तक जा सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसका बन जाएगा क्या कि b इक्वल टू, अब 0.5 से बड़ा होना चाहिए मतलब क्या 0, उससे आगे बड़े होने का मतलब क्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद अब 4.5 से छोटा चाहिए तो 4.5 से छोटा 4 तो होगा ही होगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, जहाँ है एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 4। ठीक है, और इज इक्वल टू भी 4 दे रखा है। ठीक है, तो लेस देन आर इज इक्वल टू 4 है, तो इसको देख लेंगे क्या कंडीशन कह रहा है कि एक इंटीजर तो चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 से छोटा हो या फिर इक्वल 4 हो। ठीक है, तो 4 से छोटा होने का मतलब ये हुआ हमको एक्स ही लिखना होता है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में अब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की कुछ टाइम के लिए आप मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 होता तो एक्स की वैल्यू कितनी होती, प्लस माइनस का 2 होगा। तो प्लस माइनस का 2 का मतलब क्या हुआ कि हम -2 भी ले जा सकते हैं और +2 भी ले जा सकते हैं। तो -2 से शुरू करेंगे और +2 तक जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा कि -2 -1 0 1 2, ये आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 के बराबर होगी या फिर 4 से छोटी स्क्वायर की, लेकिन हमको लिखना किसको होता है एक्स को। तो जब इसकी रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो प्लस माइनस का 2 आएगा, जब प्लस माइनस का 2 आएगा तो -2 से लेकर के हम लोग 2 तक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डी इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, और ये लॉयल है, कह रहा है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, जैसे बेटर था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो सेम कंडीशन है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉयल के लिए क्या हो जाएगा L, O, Y, A। अब L रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि डबल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो कह रहा है कि 31 डे का मंथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 31 डे का मंथ नहीं होना चाहिए तो कौन कौन होता है, तो जनवरी तो आपको 31 है, ये है, फरवरी नहीं होता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट लेटर में बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, और करली ब्रैकेट में फरवरी मतलब फरवरी जो है आपका वो होगा। ठीक है, तो वो आपका जो है कि 31 डे वाला नहीं होता है। उसके बाद जो होता है आपका फरवरी के बाद मार्च होता ही है। ठीक है, मार्च के बाद है अप्रैल, अप्रैल के बाद हाँ अप्रैल है। ठीक है, तो अप्रैल हो जाएगा, फिर मई भी आता है, जून, तो मई भी आपका 30 है, लेकिन 30 हमको क्या चाहिए, नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो इसके बाद जून आता है, क्योंकि मई तो 31 का ही होता ही है। ठीक है, और जून के बाद और क्या रह जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये हो जाएगा सितंबर और नवंबर, ये जो हैं आपके नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद एफ कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी कॉन्सोनेंट। अब कह रहा है कि इसके बाद अब कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीडिंग के, मतलब के पीछे होना चाहिए, मतलब क्या के को प्रोसीड कर रहा हो, के को एक तरीके से अटैच करना है, मतलब कि के तरफ प्रोसीड हो रहा होगा उन लेटर को, और उसमें भी ध्यान देना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट को ही पकड़ना है। ठीक है, तो आप ए से लेकर के तक जाओगे तो जैसे मान लो कि ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, कह रहा है कि इनको प्रोसीड करते हुए लेटर ही चाहिए, लेकिन वो भी कौन सी, केवल कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ये तो हम पकड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं पकड़ेंगे, फिर ये भी नहीं पकड़ेंगे, तो जो बचेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इनको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी, सी, डी और एफ, इसके बाद है जी
और H G H और J, ये आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कह रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितना भी सेट दिया हुआ है, ठीक है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक इधर जो है से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इनको मैच करवाना है। तो ध्यान देंगे, पहला दिया हुआ 1 2 3 6 और 2 3 और यहाँ MATHE